हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 2D और 3D क्लोज पैकिंग को कंप्लीट कर लिया था और 3D क्लोज पैकिंग से मिलने वाली यूनिट सेल को भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आज हम जो बात करेंगे टॉपिक वो है हमारे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल भी हमारे 2 टाइप्स की है, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम डिस्कस करेंगे हम कि किसी भी एटम का किसी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इसको डिस्कस करेंगे। जेड वैल्यू की बात करेंगे हम। जेड वैल्यू मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया है, एक्चुअल में जेड वैल्यू होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। ए एंड आर रिलेशन की बात करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर एटम की किसी यूनिट सेल में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी एटम का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट, जो भी टर्म्स मैंने बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिखी हैं वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं और हम आगे आने वाले पोर्शंस में यूज भी करेंगे, क्यूबिकल शेप की, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तो आपको जो क्लियर दिखाई दे रही है इमेज एक क्यूब की, तो इसमें मैंने आपको दिखाया है कि इसके कॉर्नर दिखाए हैं आपको 8, इसमें ABCDEF GH जो आपको 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। उसमें कॉर्नर को मैंने यहाँ बताया कि 8 कॉर्नर है, नेमिंग भी दे दी है, आप उसे देख सकते हैं और काउंटिंग भी कर सकते हैं कि 8 कॉर्नर हैं। फेसेस की मैं बात करूँ तो 6 फेसेस हैं इस क्यूब में, या किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। इससे अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो उसमें मैंने फेसेस मेंशंस कर दिए हैं कि जो जो फेस आपको दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूजन आपको मेनली 2 फेसेस में होता है, एक वो जो क्यूब के बैक साइड में है और एक जो फ्रंट साइड में है। तो अगर बैक साइड की बात करूँ तो जो बैक साइड में जो फेस है इस क्यूब का वो है ABCD फेस। अगर फ्रंट साइड की बात करूं तो मैं EFGH जो फेस है वो आपका फ्रंट साइड का फेस है। तो 6 फेस में मेंशन कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं कि 6 फेसेस कौन कौन से हैं। एजेस की बात करें तो एजेस इसमें 12 हैं, किसी भी क्यूब की 12 एजेस होती हैं और जो एजेस हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। जैसे मैंने मेंशन किया है AB, तो जरूरी नहीं है आप इसे AB बोले, BA भी बोल सकते हैं। तो अगर ऐसे आप काउंट करेंगे तो 4 एजेस आपको ऊपर वाला जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ABFE इसमें दिखाई देंगी। 4 आपको एजेस दिखाई देंगी DCGH जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई देंगी, और 4 एजेस आपको जो इन 2 स्क्वायर को ऐड कर रहा है उस पोर्शन में दिखाई देंगी। तो 12 एजेस हैं, मेंशन कर दिया है मैंने, आप इन्हें देख सकते हैं कि ये 12 एजेस कौन कौन सी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्यूब में कितनी एजेस हैं, कितने फेस हैं और कितने कॉर्नर। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे क्यूब से रिलेटेड, जैसे मैं बात करूं फेस डायगोनल की, तो आप जानते हैं कि हमारे 6 फेसेस हैं, तो इस पर जो हमारे अपोजिट पॉइंट हैं या अपोजिट एटम है उन्हें अगर ऐड करेंगे तो डायगोनल मिलेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर फेस की बात करता हूं, तो जिसमें फ्रंट फेस जो है मेरा उसकी बात करता हूं, तो उसमें EFGH जो फेस है इसमें अगर मैं अपोजिट जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे E और G, इसे मैं ऐड करूँ तो एक डायगोनल मिलेगा, या फिर मैं F या H को ऐड करता हूँ तो भी आपको एक डायगोनल मिलेगा। तो आप देखते हैं कि आपको एक फेस में 2 डायगोनल मिल रहे हैं। तो अगर आप पूरी क्यूब की बात करेंगे, क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो टोटल अगर मैं बात करूं फेस डायगोनल की तो वो 12 होंगे। तो 12 जो फेस डायगोनल को मैंने मेंशन नहीं किया है, आप समझ सकते हैं कि अपोजिट जो कॉर्नर है उन्हें आप ऐड करेंगे तो आपको फेस डायगोनल मिलेगा। बॉडी डायगोनल इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि आने वाले जब बात करेंगे हम इसके अरेंजमेंट की यूनिट सेल की, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बॉडी डायगोनल भी आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि बॉडी डायगोनल की बात अगर आप इस क्यूब में करते हैं तो आप रूम में भी देख सकते हैं कि अपोजिट कॉर्नर जो होते हैं आपके, उन्हें जब आप ऐड करेंगे किसी क्यूब में, जैसे मैं बात करता हूँ तो फ्रंट जो मेरा फेस है उसका एक मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, एक बैक जो फेस है उसके पॉइंट से ऐड करूँगा, वो भी अपोजिट होना चाहिए, तब आपको डायगोनल मिलेगा, उसे आप बॉडी डायगोनल बोलेंगे। जैसे मैं इसमें बात करता हूँ तो D को मैं अगर ऐड करता हूँ F से, तो जो मेरा डायगोनल मिलेगा उसे मैं बॉडी डायगोनल बोलूंगा। तो इस टाइप से हमें इस क्यूब में टोटल 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। मैंने आपको मेंशन कर दिया है, एक DF होगा, एक AG होगा, एक BH होगा और एक EC होगा। ये 4 बॉडी डायगोनल होंगे। तो ओवरऑल मैंने किसी क्यूब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दी हैं कि कॉर्नर 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होती हैं, फेस डायगोनल 12 होते हैं और बॉडी डायगोनल हमारे 4 होते हैं। तो क्यूब के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इससे आगे की हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब हमने डिस्कस किया था वो 2D में था। अब हम बात कर रहे हैं 3D की, क्योंकि अब जो आप बुक में भी देखते हैं आपकी जो डेफिनेशन दी गई है वो 3D का दिया गया है। मैंने समझाने के लिए आपको 2D में भी बताया था, लेकिन आपके बुक में 2D का
क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल नहीं थी, आप समझ वहाँ से भी सकते थे। लेकिन अगर आप अपनी बात करें कि एग्जाम की जो अब आपको डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए, तो आप क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल क्या लिखेंगे, तो मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूनिट सेल है आपकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके रिपीटेशन से आपको एक अरेंजमेंट मिलता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, उसे आप यूनिट सेल बोलते हैं। और जो अरेंजमेंट मिल रहा है आपको उसे आप बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस की आपको जो इमेज बुक में दिखाई है, आपको अगर एग्जाम में बनानी है तो आपको किस टाइप से बनाएंगे, तो उसके लिए पहले आपको एक क्यूब बनाना होगा। क्यूब बनाने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप अच्छी सी इमेज बना सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि आपकी 6 फेसेस क्लियर दिखाई दे रहे हों, और जितने भी आपको फेस दिखाई दे रहे हैं उन सभी फेसेस पर आपको एक प्लस साइन बनाना है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ABEF फेस की बात कर रहा हूँ, इस पर मैं प्लस साइन बनाता हूँ और प्लस साइन वो इस टाइप का है। ऐसे ही प्लस साइन आपको जितनी भी आपके फेसेस हैं सब पे बनाना है। 1 बाई 1 मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और ये फेसेस आपको सभी प्लस साइन दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप के मैंने प्लस साइन दिखा दिए हैं जितने भी मेरे फेसेस थे। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने 4 फेसेस पे दिखा दिए हैं। अब आपको 2 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, एक है ABCD जो आपका बैक वाला फेस है, एक है आपका EFGH। इन पे मैं बनाने बाकी हैं। तो पहले मैं ABCD जो आपका फेस है बैक वाला उस पर बनाता हूँ, और आप देखेंगे इसमें मैं प्लस साइन बना रहा हूँ तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब एक फेस बाकी और है आपका, जो है आपका EFGH। इस पर अगर मैं बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो आपकी अब शेप मिलेगी बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरह मिलेगी जैसे आपने अपने बुक में देखी है। तो आपकी कुछ इस टाइप की एक शेप मिलेगी, इसे आप देख सकते हैं। और इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको इस क्यूब का सेंटर भी मिल जाएगा। तो अब जो अरेंजमेंट आपको मिल रहा है ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस। मैं क्रिस्टल लैटिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा यूनिट सेल से मिलकर बनाया। अगर मैं किसी एक यूनिट सेल को दिखाता हूँ, तो किसी एक यूनिट सेल को मैं दिखाऊँ तो ये एक यूनिट सेल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसी यूनिट सेल्स के रिपीटेशन से मैं इसे डार्क किए देता हूँ जिससे आपको अच्छे से मेंशन हो जाए। तो इस टाइप की यूनिट सेल के रिपीटेशन से ये हमें अरेंजमेंट मिल रहा है जिसे हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। तो कंप्लीट अरेंजमेंट की बात करूँ तो इसे हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, जैसे इस यूनिट की मैं बात करूँ, इसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल में हम डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी यूनिट सेल होगी तो उसकी जो कॉर्नर है उस पर जो एटम होंगे या आयंस होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं, इन्हें हमने बोला था लैटिस पॉइंट। तो किसी भी अरेंजमेंट में जो आपको दिख रहा है उसमें 3 चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। आप बता सकते हैं ये पूरा अरेंजमेंट है जो कि एक यूनिट सेल के रिपीटेशन से मिल रहा है, उसे आप क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जो यूनिट जिसके रिपीटेशन से आपको ये अरेंजमेंट मिल रहा है उसे आप यूनिट सेल बोलते हैं। और यूनिट सेल में भी जो यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं पार्टिकल, उन्हें आप बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इस यूनिट सेल को मैं अलग से अगर शो करता हूँ तो मैं इस टाइप से शो करूँगा इसे, और ये आपको दिखाई देखिए क्यूब शेप। इस क्यूब शेप में आप देखेंगे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पर हैं, और 8 कॉर्नर पर देखेंगे आप इस टाइप से दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअल में ये जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ ये नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इस यूनिट सेल को इस अरेंजमेंट से अगर बाहर निकालता हूँ तो जो एटम्स हैं वो कम्प्लीटली इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ पार्ट और भी यूनिट सेल्स में इसका इन्वॉल्व है। जैसे मैं सेकंड की बात करूँ, ये सेकंड यूनिट सेल है, इसमें भी इसका कुछ पार्ट एटम का इन्वॉल्व है। तो जब मैं किसी भी यूनिट सेल को निकालूंगा तो कंप्लीटली इस टाइप से कोई भी यूनिट सेल नहीं मिलेगी। लेकिन अभी मैंने समझाने के दिखा दिया है कि अगर इस यूनिट सेल की बात करूँ जो फर्स्ट वाली में दिखा रहा हूँ तो कुछ इस टाइप से है। तो आप बोल सकते हैं कि ये पूरा अरेंजमेंट जो इस टाइप की छोटी छोटी हमारे यूनिट सेल से मिलकर बना है, ये यूनिट सेल्स कंबाइन होकर एक हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रही है हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो हमारे किसी यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। तो यूनिट सेल हमारी 2 टाइप्स की हो गई है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो किस यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव बोलेंगे, किस यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो एटम फॉर्म कर रहे हैं किसी भी यूनिट सेल को उनकी पोजीशन क्या है। सपोज जो हमारी यूनिट सेल है उसमें अगर एटम केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तब उस यूनिट सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हमारे एटम्स कॉर्नर के साथ साथ किसी और पोजीशंस में भी प्रेजेंट है तब यूनिट सेल को हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव सेल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा अरेंजमेंट था ए टाइप का अरेंजमेंट जो हमने 3D में पढ़ा था, उससे मिलने वाली हमारी यूनिट सेल थी वो कुछ इस टाइप की थी। इसमें हमारी क्यूबिकल शेप मिलती थी, और क्यूबिकल शेप के जो कॉर्नर की बात करें हम तो ईच कॉर्नर पे हमें एक एटम मिल रहा था, और इस अरेंजमेंट को हमने बोला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
तो अगर इस यूनिट सेल में अगर हम देखते हैं तो एटम जो है हमारे वो केवल कॉर्नर पर है, कॉर्नर के अलावा किसी भी पोजीशन में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इस यूनिट सेल को हम बोल सकते हैं कि यूनिट सेल हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जिस भी यूनिट सेल में एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगी। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है हमारी वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। बात हम करते हैं जो हमें नेक्स्ट अरेंजमेंट की बात की थी और हमें जो यूनिट सेल मिली थी जिसमें हमारे एटम्स जो थे वो कॉर्नर के साथ साथ हमारे सेंटर पे भी थे, मतलब एक एटम जो हमारे सेंटर पे था। तो इस जो अरेंजमेंट को हमने बोला था वो बोला था BCC। तो अगर हम बात करते हैं कि BCC अरेंजमेंट जो है हमारा BCC यूनिट सेल जो है वो प्रिमिटिव हो गया, नॉन प्रिमिटिव। तो हम देखेंगे कि जो एटम है वो ईच कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पे भी है जो बॉडी के सेंटर में है। तो इसलिए हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो अब प्रिमिटिव ना होकर सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे इसे, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव अरेंजमेंट है। तो मैं सिंपल क्यूबिक को भी बना देता हूँ। सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट था वो हमारा इस टाइप का था जिसमें कि जो हमारे एटम्स थे वो केवल कॉर्नर पर थे। इसे हमने बोला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या हम बोल सकते हैं इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल। BCC की हमने बात की थी तो वो हमारा था नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट जो हमारा अरेंजमेंट था 3D में उससे हमें जो यूनिट सेल मिली थी वो थी FCC। और FCC को मैं अगर मैं दिखाता हूँ तो इस टाइप का था। इसमें जो एटम्स थे हमारे वो ईच कॉर्नर पे थे, और ईच कॉर्नर पर अगर दिखाता हूँ मैं इस टाइप से, तो अभी तक तो देखोगे आप इसे तो सिंपल क्यूबिक दिखाई देता है, लेकिन ईच कॉर्नर के साथ साथ इसके ईच फेसेस पे भी थे। तो जो 6 फेसेस थे इस पे भी हमारे 6 एटम थे, और इस यूनिट सेल को हमने बोला था FCC। और हम बात करते हैं कि FCC जो हमारी यूनिट सेल है वो किस टाइप की है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी हैं, तो ये भी हमारी नॉन प्रिमिटिव होगी। इसके अलावा भी 2 टाइप की और भी हमारी यूनिट सेल है जो आपके सिलेबस में है, मैं उन्हें भी बता देता हूँ। एक यूनिट सेल इस टाइप की भी है जिसमें आप देखेंगे कि क्यूबिकल शेप के ईच कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे भी एटम मिलेंगे आपको। जैसे मैं बात करता हूँ, एक मैं अपर जो फेस है उस पर दिखाता हूँ, तो जो दूसरा एटम होगा वो बॉटम वाले पे होगा क्योंकि मैंने अपोजिट फेस की बात की है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, इसे मैं बोलूँगा NCC, इसे बोलेंगे NCC। ऐसा जरूरी नहीं कि जो अरेंजमेंट मैंने दिखाया NCC का यही हो, इसके 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। कि हो सकता है नेक्स्ट अरेंजमेंट में जो मैंने अभी दिखाए थे इस अरेंजमेंट में कि एक अपर वाले फेस पे एटम दिखाया था, तो जस्ट अपोजिट अगर बात करूंगा तो बॉटम वाले एटम पे दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं एक एटम लेफ्ट साइड में दिखा देता हूं तो जो नेक्स्ट एटम होगा वो राइट साइड में होगा, तो एक और अरेंजमेंट होगा। जैसे मैं बात करता हूँ दिखाता हूँ उसे, नेक्स्ट अरेंजमेंट इस टाइप का मिलेगा कि कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कि अपोजिट फेसेस की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने इस अरेंजमेंट में दिखाया कि अपर और बॉटम में थे, हो सकता है कि मैं लेफ्ट और राइट में दिखा दूँ, तब भी ये अरेंजमेंट मेरा होगा वो NCC का होगा। एक अरेंजमेंट और भी हो सकता है जिसमें मैं फ्रंट और बैक वाले जो फेसेस हैं उन पर भी दिखा सकता हूँ। तो अभी तक मैंने बात की है वो की है 4 टाइप की यूनिट सेल की। एक सिंपल क्यूबिक थी जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे हैं, तो हम इसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल है। BCC की बात करेंगे तो इसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी एटम था, इसे हम बोलेंगे ये भी नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि इसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे है। नेक्स्ट हमारा FCC भी नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि इसमें कॉर्नर के साथ साथ एटम हमारे फेस पे भी थे। फिर बात की मैंने NCC की जिसमें कि एटम हमारे कॉर्नर पर होंगे, 8 कॉर्नर पर एटम होंगे, उसके साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस की बात कर सकते हैं। कोई भी 2 हो सकती हैं, वो या तो लेफ्ट राइट हो सकती हैं, या अपर या डाउन वाली हो सकती है, या फ्रंट या बैक वाली हो सकती है। तो NCC का अरेंजमेंट जो है वो 3 अरेंजमेंट मिलेंगे। एक टाइप की और यूनिट सेल में बता देता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, कि उसका जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस टाइप से होगा कि जो एटम्स होंगे वो किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर होंगे, और उसके अलावा बात करेंगे तो जो आपकी एजेस हैं तो ईच एजेस पे भी होंगे। अभी जो अरेंजमेंट बनेगा उसे आप बोलेंगे HCC। तो अगर इस टाइप के कुछ अरेंजमेंट पे आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसे मैं बोलूँगा HCC। तो HCC की मैं बात करता हूँ तो ईच कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ आपके ईच जो एजेस है उस पर भी एटम प्रेजेंट होगा। मैं बात करता हूँ टोटल लैटिस पॉइंट की। तो टोटल लैटिस पॉइंट की मैं बात करता हूँ क्योंकि जो लैटिस पॉइंट बोला था हमने जो किसी यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे थे, तो इसमें बात करूँ तो 8 होंगे। सिंपल क्यूबिक में टोटल लैटिस पॉइंट 8 है। BCC की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट जो होंगे वो 9 होंगे क्योंकि 8 कॉर्नर पर है, एक हमारा जो सेंटर बॉडी सेंटर पर है। FCC की बात करूँ तो टोटल लैटिस पॉइंट होंगे वो हमारे 8 कॉर्नर पर हैं और 6 फेसेस पे हैं, मतलब 14 लैटिस पॉइंट होंगे। बात करता हूँ मैं NCC की, तो NCC में आप देखेंगे जो टोटल लैटिस पॉइंट है वो आपके 8 कॉर्नर पर है और 12 आपकी एजेस हैं, तो आपके 20
लेटिस पॉइंट होंगे टोटल। एनसीसी की बात करेंगे, जो टोटल लेटिस पॉइंट होंगे वो आपके 8 कॉर्नर पर हैं एटम, और आपके 2 अपोजिट फेसेस पे हैं तो आपके 10 टोटल लेटिस पॉइंट होंगे। तो हमने बात कर ली है प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल की। सेंटर्ड आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला है, कि जब भी हम जो नेक्स्ट एटम आया है कॉर्नर के अलावा जिस भी पोजीशन की बात की है उसमें सेंटर पोजीशन पे हमारा जो एटम आया, चाहे वो आपका बॉडी का सेंटर हो, चाहे वो फेस का सेंटर हो, चाहे वो एज का सेंटर हो, इसलिए हम इसे सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल रहे हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल उन्हें बोलेंगे जिनमें एटम केवल कॉर्नर पे है, कॉर्नर के अलावा किसी भी और पोजीशन पे अगर हमारा कोई एटम प्रेजेंट है तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। तो हमारी कंप्लीट हो चुका सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की थी। डिस्कस करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट को, जो कि है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। तो किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में इस बात पर डिपेंड करता है कि उस यूनिट सेल में एटम किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल का, हमारी सिंपल क्यूबिक हो सकती है, बीसीसी हो सकती है, एफसीसी हो सकती है, एनसीसी हो सकती है, एचसीसी हो सकती है। बट जो हमारे एटम प्रेजेंट होंगे उनकी जो पोजीशंस होगी, या तो वो कॉर्नर होगा, या वो बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा, या हमारा एज सेंटर्ड होगा। जब भी कोई एटम हमारा इन डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होगा किसी भी यूनिट सेल में, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उस यूनिट सेल में उसे हम फाइंड आउट करेंगे, और जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे हम मेंशन कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि ये आने वाले जो हमारा सॉलिड स्टेट का पोर्शन बाकी है उसमें यूज होना है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको राइट साइड में एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ किया है, जिसमें एक मैंने आपको यूनिट सेल भी हाईलाइटेड कर दी है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई हमारा एटम होगा वो जब बॉडी सेंटर पे आएगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा हम देखते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस यूनिट सेल की, तो मैं कोई एक एटम दिखाता हूँ आपको, और वो एटम मैंने दिखाया इस यूनिट सेल के सेंटर में दिखाया है। अगर आप अपनी बुक में बात करें, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था हमने, कि जो 3 इमेजेस दिखाई थी, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको राइट साइड में। आप देखेंगे कि इसमें जो बीसीसी की 3 इमेजेस दिखाई, इसमें जो सेकंड वाली इमेज है वो एक्चुअल इमेज है जब बीसीसी की यूनिट सेल हमारी फॉर्म हो रही है, तो उसमें जो एक्चुअल एटम का साइज है वो दिखाया गया है। लेकिन फर्स्ट इमेज की बात करें तो हम जो सेकंड इमेज में हमारे एटम्स से उनका जब साइज छोटा कर दिया था, तब जो हमें एक शेप मिली थी बीसीसी, जिसे हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, पढ़ेंगे, जिसे हम या हम ड्रॉ करेंगे, मैं बोर्ड पे करूँ या आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमारी फर्स्ट इमेज थी। थर्ड इमेज में आपको जो साइज दिखाई दे रहा है एटम का एक्चुअल है, जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, कि जो आपको बॉडी सेंटर में एटम दिखाई दे रहा है उसका जो एक्चुअल साइज है वो कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली है उस यूनिट सेल में। जब भी कोई एटम हमारा बॉडी सेंटर पे होगा, मतलब किसी भी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे होगा, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उस यूनिट सेल में 100% होगा। इसलिए मैं लिख देता हूँ कि हाँ, बॉडी सेंटर पे जब भी कोई एटम आएगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 होगा, मतलब 100% होगा। लेकिन हमारे एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी आ जाते हैं, मतलब मैं एफसीसी की बात कर रहा हूँ, तो एफसीसी की अगर मैं इमेज दिखाता हूँ तो आप देखेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड इमेज को एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। थर्ड इमेज में आप देखेंगे, तो थर्ड इमेज को आप देखेंगे तो जो कॉर्नर पे है एटम, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फेस की बात कर रहे हैं, तो फेस पे दिखाई दे रहे हैं आपको एटम, वो आधा एटम दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसका आधा पार्ट किसी और यूनिट सेल में है, आधा इस यूनिट सेल में दिखाई दे रहा है। और मैं इस इमेज में दिखाऊँ तो कोई भी अगर एटम है तो वो मेरा फेस पे इस टाइप से होगा। मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ, इस फेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एटम जो मैंने दिखाया वो ये दिखाया, जैसे मैं डार्क ये देता हूँ। तो जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं किसी भी एटम का, तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। जितनी यूनिट सेल में वो इन्वॉल्व होगा उसका कंट्रीब्यूशन किसी एक यूनिट सेल में उतना ही होगा। जैसा कि मैंने बात की थी बॉडी सेंटर की, तो जब मैंने इस एटम को सेंटर पे रखा था इस यूनिट सेल के, तो आपने देखा था कि कितनी यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। तो ये एक सिंगल यूनिट सेल में इन्वॉल्व था, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन था किसी यूनिट सेल में वो 1 था। जब मैं बात कर रहा हूँ कोई भी एटम जब फेस पे होगा, जब किसी भी फेस पर होगा वो इस टाइप से, तो हम ये देखेंगे कि ये जो फेस है वो कितने यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। जितने यूनिट सेल में ये फेस इन्वॉल्व होगी उतने ही फेस में ये एटम भी इन्वॉल्व होगा, और उसका कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से हमारा डिसाइड होगा। तो हम जिस देखते हैं इस फेस को हम देखेंगे, तो एक मैं इसे बोल देता हूँ 1, जो मैंने हाईलाइटेड करी है यूनिट सेल, इसे मैं 1 बोल देता हूँ। इसकी जो राइट साइड में उसे मैं 2 बोल देता हूँ। इस पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ ऊपर वाले पोर्शन की, जिसमें आपको 4 यूनिट सेल्स दिखाई दे रही है, जिससे मैंने एक हाईलाइटेड किया है, जस्ट इसके एक पीछे आपको दिखाई दे रही है, इसे मैं 3rd बोल देता हूँ, एक ये मैं 4 बोल देता हूँ। तो जस्ट आपको 4th यूनिट सेल ऊपर दिखाई दे रही है, सेम 4 नीचे दिखाई दे रही है। जो मैंने अरेंजमेंट दिखाया है, क्रिस्टल लैटिस दिखाया है, इसमें आपको टोटल 8 यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैंने हाईलाइट किया है, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ उसमें हाईलाइटेड वाले यूनिट सेल में कर रहा हूँ। तो मैंने जब बॉडी सेंटर की बात की कि एटम आपको मैंने दिखाया कि जब बॉडी सेंटर पर रखेंगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है केवल एक ही यूनिट सेल में रहेगा, इसलिए उसका जो कंट्रीब्यूशन मैंने 1 लिख दिया है। जब आप किसी भी एटम को फेस पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि वो फेस कितने आपके यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। इस फेस पे मैं अब एटम को रख के दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि ये जो फेस है वो
2 यूनिट सेल में इन्वॉल्व है, मतलब ये यूनिट सेल फर्स्ट में भी आता है, यूनिट सेल की अगर सेकंड में बात करते हैं तब ये जो फेस है वो कॉमन है। तो ये जो एटम है वो 2 यूनिट सेल्स में बराबर इक्वली डिवाइडेड होगा। अगर बात करते हैं अगर मैं इस यूनिट सेल को बाहर निकालता हूँ, सपोज 1 वाली जो यूनिट सेल है इसे मैं बाहर निकालूंगा, तो अभी इस एटम की मैं बात करूंगा तो इसका जो आधा पोर्शन है वो इस यूनिट सेल के साथ आएगा, आधा पोर्शन जो है वो इस एटम का सेकंड यूनिट सेल में रह जाएगा। मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन अगर एक यूनिट सेल की मैं बात करूंगा तो वो होगा मेरा 1/2, क्योंकि जब एटम फेस पर होगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बोल सकते हैं ये फेस जो वो 2 यूनिट सेल में इन्वॉल्व है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जो होगा वो दोनों ही यूनिट सेल में होगा। और एक यूनिट सेल की अगर आप बात करोगे तो एक यूनिट सेल में 1/2 होगा। वहीं हम बात करते हैं एज की, कि जब कोई भी एटम हम एज पे रखेंगे तब उसका जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा। तो मैं कोई एज ले लेता हूँ, सपोज मैं इस एज की बात कर लेता हूँ। अभी मैं फेस को रफ कर देता हूँ क्योंकि हम फेस वाले एटम को अच्छे से समझ चुके हैं, तो मैं फेस को भी रफ किए देता हूँ। अब हम बात करते हैं एज की। तो जब भी कोई हम एटम एज पे रखते हैं, सपोज मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ, तो अब ये देखेंगे कि ये जो एज है वो कितने यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। जितने भी यूनिट सेल्स में ये इन्वॉल्व होगी उसी हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन देख लेंगे हम कि कितनी यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन है, और एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इस एज को आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगी कि एज जो यूनिट सेल हमारी फर्स्ट है उसमें भी इन्वॉल्व है, सेकंड जो हमारी यूनिट सेल दिखाई दे रही है इसमें भी इन्वॉल्व है, थर्ड में भी इन्वॉल्व है और फोर्थ में भी इन्वॉल्व है। आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो मैं और डार्क किए देता हूँ, जो आपको मैं एज दिखा रहा हूँ, ये हमारी जितनी भी चारों आपको दिखाई दे रही है यूनिट सेल 1 2 3 4, जितनी भी यूनिट सेल ऊपर में पोर्शन में दिखाई दे रही है सभी में इन्वॉल्व है। मतलब जो इस पे एटम होगा इस एज पे प्रेजेंट वो भी 4 यूनिट सेल में इन्वॉल्व होगा। कंट्रीब्यूशन इसका एटम का 4th जो हमारी यूनिट सेल है इनमें होगा। अगर मैं बात करता हूँ एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, तो आपको पता है कि एक एटम है 4 हमारी यूनिट सेल है, और एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो जब वो आएगा तो वो 1/4 आएगा। मतलब एक एटम है मेरा 4 यूनिट सेल में इन्वॉल्व है, तो एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन आएगा तो उसका 1/4 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन की बात हमने कर ली है। किसी एटम की जब बॉडी सेंटर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा, मतलब 1 होगा। जब फेस पे आ जाएगा एटम तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में वो 1/2 होगा। जब एटम एज पर होगा तब किसी एक यूनिट सेल में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा। अब हम बात करते हैं जब कोई एटम कॉर्नर पर होगा, क्योंकि जब कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, BCC हो, FCC हो, क्योंकि सभी जो हमारी यूनिट सेल है उसमें जो एटम है कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। तो इस अरेंजमेंट से अगर मैं देखता हूँ तो कोई एटम, अगर मैं दिखा देता हूँ ये कॉर्नर है इस यूनिट सेल को जो मैंने हाईलाइटेड की थी, उसके कॉर्नर पर मैंने एक एटम दिखाया है, और एटम को अगर आप देखते हैं कि कितने यूनिट सेल में इन्वॉल्व है तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी यूनिट सेल मैंने इसमें मेंशन की थी इन सभी में इन्वॉल्व होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि यूनिट सेल तो इससे आगे भी होंगी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अपर साइड में। तो आप देखेंगे चाहे वो मेरी यूनिट सेल अब ऊपर भी हों, चाहे वो यूनिट सेल अब अपर साइड में भी हो या बिलो साइड हो, राइट हो या लेफ्ट हो, लेकिन ये एटम अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये अपना राइट वाली में इन्वॉल्व होगा या लेफ्ट वाली में होगा। ये जो इन्वॉल्व होगा वो इन्हीं 8 जो मैंने दिखाई है यूनिट सेल इनमें इन्वॉल्व होगा। और आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा कि ये जो मैंने एटम दिखाया है, जो कि मैंने हाईलाइटेड यूनिट सेल दिखाई थी, उसके मैं एक कॉर्नर पर एक एटम दिखाता हूँ तो वो आपके जितने भी 8 यूनिट सेल इसमें दिखाई दे रही है पोर्शन में उन सभी में इन्वॉल्व है। मतलब जो सिंगल एटम है जो मैं एक कॉर्नर पर दिखा रहा हूँ वो 8 यूनिट सेल्स में इन्वॉल्व है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस एटम का वो 8 यूनिट सेल में है। और मैं बात करता हूँ एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि एक एटम है 8 में इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा। तो हमें क्लियर हो चुका है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है किसी भी एटम का किसी यूनिट सेल में वो डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट होगा। अगर वो एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसका जो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा। अगर वो बॉडी सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, फेस सेंटर पर है तो 1/2 होगा, और एज सेंटर पे है तो 1/4 होगा। अगर किसी स्टूडेंट के कम समझ आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो मैं अब मान के चला हूँ कि जो मैं एटम ले रहा हूँ वो ये बॉल है, और हम बात कर रहे हैं BCC की। तो BCC में अगर देखेंगे तो आपकी जो बुक में इमेज दी है वो ये दी है जिसे हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। 3 इमेजेस दिखाई गए हैं, उसमें मैं बात कर रहा हूँ थर्ड इमेज की। थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं कि जो एक एटम है सेंटर वाला वो कंप्लीटली दिखाया गया है। मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल में वो कंप्लीटली है 100%, इसलिए मैंने बॉडी सेंटर के आगे 1 लिख दिया। इसका मतलब है कि ये कंट्रीब्यूशन 100% है। और जो आप कॉर्नर पर एटम देख रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली नहीं है, इसलिए उनकी जो शेप है वो भी कंप्लीटली नहीं दिखाई गई है। बात हम करते हैं BCC की, बात कर ली हमने। अब FCC पे आते हैं। तो FCC में हमने देखा कि जो एटम है कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पे भी हैं। तो फेसेस पे आप देखेंगे जब भी कोई एटम फेस पर होगा तो हम देखेंगे कितनी यूनिट सेल में इन्वॉल्व है,
और जितनी यूनिट सेल में इन्वॉल्व होगा उससे हम उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो जब फेस पे कोई एटम रखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 यूनिट सेल में इन्वॉल्व था, मतलब कि एक एटम 2 यूनिट सेल में इन्वॉल्व है तो एक यूनिट सेल में 1/2 आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई फेस पे एटम है, अगर हम जस्ट उस यूनिट सेल को बाहर निकालते हैं तो उसका इतना पोर्शन एक यूनिट सेल में आएगा। और आप इमेज में भी देख सकते हैं जो आपकी बुक में दिखाई है FCC की, तो उसमें जो फेस पर जो एटम का साइज दिखाया वो इस टाइप से दिखाया गया है कि मतलब आधा पोर्शन है एटम का, आधा पोर्शन जिस और यूनिट सेल के साथ वो इन्वॉल्व था उसमें चला गया है। तो FCC से क्लियर हो गया है कि कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। जब भी कोई फेस पर एटम रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे बॉडी के, तो हम जो कंट्रीब्यूशन होगा 1 होगा। एज की हम बात कर रहे हैं कि एज पे जब भी कोई एटम होगा तो हम देखेंगे कि वो एज कितने यूनिट सेल में इन्वॉल्व है, कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो 4 यूनिट सेल है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में वो 1/4 होगा। कॉर्नर की हमने बात की थी कि किसी भी यूनिट सेल के अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं तो वो एटम जो हमने रखा है वो कितने यूनिट सेल में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो देखेंगे उसका कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में है। और बात करके उस एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आएगा तो 1/8 आएगा, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल में इन्वॉल्व है और एक एटम है तो एक यूनिट सेल में वो 1/8 आएगा। और इस साइज को मैं दिखाता हूँ तो वो इतना पोर्शन होगा 1/8। जैसे कि आप सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल का जो दिखाई दे रहा है आपको पोर्शन, उसमें देख रहे हैं कि कॉर्नर पे एटम है उनका इतना साइज है। मतलब किसी भी अगर बात करता हूँ कंप्लीटली एटम की बात करेंगे, ये एटम था, आप देखेंगे कि एटम में जो 1/8 पोर्शन था वो ये था। और ये किसी भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखते हैं आप तो उसके कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा। तो जब भी आप सिंपल क्यूबिक को देखेंगे अपनी बुक में तो इस टाइप से दिखाई देगा जो राइट साइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने बात कर ली है कंट्रीब्यूशन की पूरी, कि जब हमारा कॉर्नर पे कोई एटम होगा किसी भी यूनिट सेल के तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा, बॉडी सेंटर पे 1 होगा, फेस सेंटर पे 1/2 होगा, एज सेंटर पे 1/4 होगा। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। तो इससे आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा जेड वैल्यू। जेड वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका कंट्रीब्यूशन समझ में आना। बात करते हैं हम अपने 4th पॉइंट की, जो है जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है मैं लिख देता हूँ। तो जेड वैल्यू होती है हमारी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। मतलब ये है कि किसी भी यूनिट सेल को बनाने में कितने एटम यूज हो रहे हैं उससे हम बोलेंगे जेड वैल्यू। बार बार मैं इस पूरे लाइन को ना लिखकर मैं केवल जेड वैल्यू की बात करूंगा। तो जेड वैल्यू हम जितने भी यूनिट सेल की हमने बात की है सब में निकालेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्जाम के हिसाब से दिखाया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। जेड वैल्यू निकालने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे किसी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो जेड वैल्यू हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल क्यूबिक से। तो सिंपल क्यूबिक की मैं बात कर रहा हूँ तो सिंपल क्यूबिक का जो हमारा अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप से था कि इसमें जो क्यूबिकल शेप थी उस शेप के ईच कॉर्नर पर हमारा एक एटम प्रेजेंट था। ये आपको जो मेजरमेंट दिखाई है समझाने के लिए थी। एक्चुअली में जो होती है सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल की वो मैं आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कॉर्नर पर जो एटम है उनका कितना पोर्शन आपके कॉर्नर पर आता है, कंट्रीब्यूशन कितना है। आपको पता है कि 1/8 है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं अब कि जब भी कोई एटम कॉर्नर पर होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब जो भी हम कॉर्नर पर एटम दिखा रहे हैं इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितने एटम बनेंगे इस यूनिट सेल में। तो हम बात करते हैं जेड वैल्यू की सिंपल क्यूबिक में। तो हम देखेंगे कि इसमें 8 कॉर्नर है, तो 8 लिख दिया। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होता है पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब जेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे एटम कितने हैं। तो 8 एटम है टोटल हमारे इस यूनिट सेल में, और 8 एटम किस पोजीशंस पे हैं हम इससे भी देख लेंगे। तो पोजीशन हम देखेंगे तो ये कॉर्नर पर है, और कॉर्नर पर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। जब इसे आप देखेंगे तो 1 आएगा। तो जेड की वैल्यू जो होती है वो सिंपल क्यूबिक में 1 होती है, मतलब कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो वैल्यू है वो 1 है। अगर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको राइट साइड में जितने भी कॉर्नर पे एटम का साइज दिखाई दे रहा है इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो एक कंप्लीट एटम बनेगा। अब बात करते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी को मैं इसी में बता देता हूँ। बीसीसी के लिए क्या होगा कि एक एटम हमारा सेंटर में होगा और कॉर्नर पे होंगे। तो ये हमारी जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, बीसीसी दिखाई दे रही है। बीसीसी के जब आप जेड वैल्यू की बात करेंगे तो पहले आप देखेंगे कितने एटम्स टोटल है इसमें। तो 9 एटम आपको मैं दिखाया था कि टोटल लेटेस्ट पॉइंट भी होता है, तो 9 थे बीसीसी में। तो इसमें आप देखेंगे कि 8 जो एटम है आपके वो कॉर्नर पर हैं, और जो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है एटम का वो होता है 1/8 प्लस एक एटम आपका बॉडी सेंटर पे है, और बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1। तो अब मैंने जो कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये जो है नंबर ऑफ एटम्स है, ये 9 इसलिए नहीं किया क्योंकि 8 एटम जो है वो कॉर्नर पे है, तो मैंने पहले कॉर्नर वाले 8 एटम लिख दिए। जो एटम कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया है।
फिर मैंने बात की है प्लस साइन लगा के कि एक एटम मेरा जो बॉडी सेंटर पे होता है उसका एक एटम लिख दिया है और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये देखेंगे आप, तो एक यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा, तो 2 आया है। मतलब जब BCC की बात करते हैं आप, तो जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है वो 2 आएगा। और आप इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं, जब आपने सिंपल क्यूबिक की बात की तो एटम केवल आपके कॉर्नर पे थे, तब आपकी जेड वैल्यू 1 थी। BCC में देखते हैं कि कॉर्नर पे तो एटम है ही है, सेंटर पे भी एक एटम है, जो सेंटर पे एटम था वो कंप्लीटली था, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 1 था। तो जेड वैल्यू जो आपकी आ रही है वो एक तो आ रही है आपके जो कॉर्नर थे उनकी वजह से, और एक आ रही है BCC की वजह से जो आपका बॉडी सेंटर में था। तो जो BCC का टोटल जेड वैल्यू है वो आपका 2 है। अब बात करते हैं हम FCC की। तो FCC में जो हमारे एटम होते हैं वो ईच कॉर्नर पर होते हैं और 6 फेसेस पर होते हैं। तो जो यूनिट सेल होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, जिसके एटम जो होंगे हमारे ईच कॉर्नर पर होंगे, मतलब 8 कॉर्नर पर 8 एटम होंगे, और हमारे जो 6 फेसेस हैं 6 फेसेस पे हमारे एटम्स होंगे। अब इसके जब हम जेड वैल्यू निकालेंगे तो जेड वैल्यू जो होगी हमारी, क्योंकि 8 एटम हमारे 8 कॉर्नर पर हैं तो हमने इसे 1/8 कर दिया, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है हमारा कॉर्नर वाले एटम का वो हमारे 1/8 है। और हम बात करते हैं कि जो हमारे 6 हैं फेसेस जो हमारी 6 हैं, तो मैंने 6 लिख दिया है। और 6 पे जो एटम है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप देखेंगे फेस का कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है, तो मैं 1/2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो आएगा आपका 1 + 3 आएगा, मतलब 4 हो गया टोटल। तो ये 3 आ रहा है कंट्रीब्यूशन, वो आपके फेस की वजह से आ रहा है, और 1 जो है आपके वो कॉर्नर है। और इससे मैं समझाने की बात करूँ तो आप देखेंगे जो 4 एटम FCC को बनाते हैं, इसमें जो 3 एटम जो है आपके फेसेस हैं, मतलब फेसेस के एटम को आप ऐड कर देंगे तो 3 एटम बनेंगे। और ये आप अच्छे से समझ भी सकते हैं, मैंने भी बताया था कि फेस पर जो एटम होता है वो कंप्लीट एटम का आधा पोर्शन होता है, और अब 6 फेसेस हैं तो जो अगर फेसेस के एटम को ऐड करेंगे तो 3 एटम बनेंगे, एक एटम आपके कॉर्नर के एटम को मिला के बनेगा। तो जेड वैल्यू होगी FCC की वो आपकी 4 होगी। उसके बाद हम बात करते हैं NCC की। तो NCC में आपको पता है, NCC हमने बात की थी कि जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ हमारे अपोजिट फेसेस पे हो सकते हैं। तो जो हमारे 8 एटम हैं वो हमारे इस टाइप से थे। अब जो हमने बात की थी कि 2 एटम हमारे 2 अपोजिट फेसेस पे हो सकते हैं, वो कोई से भी मान सकते हैं आप। मैं एक ऊपर मान लेता हूँ, एक बॉटम वाले फेस पे मान लेता हूँ। तो ये हमारा NCC का यूनिट सेल है। अब बात करते हैं जेड वैल्यू की। तो जेड वैल्यू जो होगी इसकी, तो इसमें 8 एटम आपके जो कॉर्नर पर हैं, तो उनका मैंने अरेंजमेंट लिख दिया है कि 8 एटम है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 होगा। फिर आप देखेंगे कि जो बाकी 2 एटम है, तो 2 लिख दिया है मैंने, और वो है कहाँ पर आपको ये देखना है, वो फेस पर है। तो फेस का कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप 1/2 होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो अरेंजमेंट आएगा आपका, जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1 + 1 मतलब 2। तो आपको, तो हम बात कर लेते हैं HCC की। तो HCC की अगर हम बात करें तो HCC में हम देखेंगे एक क्यूबिकल शेप थी हमारी, और क्यूबिकल शेप के ईच कॉर्नर पर एक एटम था हमारे। तो ये अगर देखूँ मैं, इस टाइप की जो शेप बनती है वो अभी सिंपल क्यूबिक टाइप की है, लेकिन अगर इसके मैं ईच एजेस पे अगर एटम रख देता हूँ, मतलब जितनी भी मेरे 12 एजेस हैं, इन एजेस पे मैं अगर एटम रख देता हूँ, तो जो मेरा यूनिट सेल बनेगी अब वो HCC बनेगी। और इसके मैं जब जेड वैल्यू की बात करता हूँ, तो जेड वैल्यू में देखूंगा कि 8 एटम तो आपको पहले से पता है कि 8 एटम आपके कॉर्नर पर हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। बात करते हैं फिर आपकी 12 एटम जो है, मैंने 12 लिख दिया कि 12 एटम जो है आपके एज पर है, और एज का जो वो आपका कंट्रीब्यूशन है वो होता है 1/4। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 3 आएगा, मतलब 4 आ रहा है आपका। तो जेड वैल्यू जो होती है HCC की वो 4 होती है। तो यहाँ से आपको जेड वैल्यू भी पता चल गई है, सिंपल क्यूबिक की, BCC की, FCC की और HCC की भी, NCC सभी की पता चल गई। एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ सारी जितनी भी आपको बात की थी अभी जेड वैल्यू की। तो मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ बात की थी आपने सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक की आपकी जेड वैल्यू थी वो 1 थी। BCC की बात की थी हमने, BCC की 2 थी। फिर हमने बात की थी FCC की, FCC की जो वैल्यू थी वो 4। बात करी थी हमने HCC की, तो HCC की भी आपकी 4 थी। NCC की बात की थी, NCC की भी आपकी आई थी 2। तो जितनी भी हमारी यूनिट सेल थी हमने लगभग सबको डिस्कस कर लिया है, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और HCC और NCC। NCC की भी हमने निकाली थी, वो 2 आई थी। और आपको याद करना है तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि जो भी जेड वैल्यू मैंने कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट भी आपको करना आना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। तो जेड वैल्यू मैंने लिखी है, सिंपल क्यूबिक पहले लिखा है, BCC, फिर FCC, फिर HCC, फिर NCC। तो आप देखेंगे तो यह है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 2। तो आपको ध्यान होगा एक गाना जो अनिल कपूर का है,
1 2 का 4, 4 2 का 1 जो गाना था तो उसमें 1 नहीं आ रहा है बस, बाकी आप देखेंगे 1 2 का 4 4 2। तो आपको इस गाने से भी याद रख सकते हैं इस जो मैंने जेड वैल्यू बताई हैं। बाकी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि और कोई यूनिट सेल अगर आपको आती है एग्जाम में तो आप उसको बता सकते हैं कि जेड वैल्यू क्या होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा है ए एंड आर वैल्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला पोर्शन है हमारा। अब बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की या डेंसिटी की तो उसमें काफ़ी यूज होगा। तो ए और आर वैल्यू की हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा ए एंड आर रिलेशन। ए जो हमारा एज लेंथ है किसी भी क्यूब की, आर हमारा सॉलिड स्फीयर की रेडियस है। तो ए और आर रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, हम जितने भी यूनिट सेल को हमने डिस्कस किया है सभी हम फाइंड आउट करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला टॉपिक जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज भी होने वाला है। तो हम 1 बाय 1 सभी में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट से, जो कि हमारा HCC था। तो HCC में अगर मैं बात करूँ तो HCC का जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था। इसमें क्यूबिकल जो शेप थी हमारी, उसमें जो एटम थे वो ईच कॉर्नर पर थे, और हमारे ईच जो हमारी एज थी उस पर थे। तो अगर मैं सारे एटम इसमें अगर दिखा दूं तो आप समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल एक एज को लेकर चल रहा हूं। तो जो एटम थे वो हमारी जितनी भी एजेस हैं सभी पर थे, तो मैं एक केवल एटम दिखा रहा हूँ जो एक एज के सेंटर पे था, और जो हमारे कॉर्नर पर जो थे एटम उन्हें भी दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हमें मिलेगा। इसमें अगर आप देखते हैं कि अगर मैंने जो पहले ही मैंशन किया है, जो ए जो है वो हमारा एज लेंथ है, मतलब कि ये जो है वो ए है। अगर ये क्यूब हम पहले से मान के चले हैं कि क्यूब की एज लेंथ है, तो जितनी भी इसमें एज हैं उन सभी की जो लेंथ होगी वो ए होगी। तो अगर मैं इस वाली एज की बात करता हूँ तो इसकी कंप्लीट लेंथ जो वो ए है, और ये बराबर किसकी होगी, तो हम देखते हैं कि अगर ये इसकी रेडियस आर है, इसकी भी आर होगी, और इसका डायमीटर है, तो कंप्लीट क्योंकि एटम आया है तो इसका जो डायमीटर होगा वो 2r होगा। तो कंप्लीटली होगी वो 4r होगी। तो हम यहाँ से रिलेशन जो देखेंगे वो ये आएगा ए बराबर 4r। तो HCC में जो रिलेशन आएगा ए और आर का वो ए बराबर 4 आएगा। वही हम बात करते हैं, हम अब जो हमने बात की थी अभी HCC की कर लिया, अब हम बात करते हैं NCC की। तो NCC में भी जो हमारा अरेंजमेंट था कुछ इस टाइप का था कि जो हमारे क्यूबिकल शेप थी उसकी जो ईच कॉर्नर पे एक एक एटम था, हमारा 8 कॉर्नर पे 8 एटम थे। और जो हमारी बात करी थी कि 2 एटम अपोजिट फेस पे थे, तो हम कोई भी 2 अपोजिट फेस ले सकते हैं। सपोज मैं इस वाली फेस को ले लेता हूँ, तो एक एटम जो मेरा है वो इस फेस पर है, मैं दिखा देता हूँ। और जो बाकी मैं बात कर रहा हूँ कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्नर के मैं ये एटम ले लेता हूँ, जस्ट एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं इस फेस के मैंने 3 एटम को लिया है, तो इसकी जो रेडियस आर होगी इसकी भी आर होगी, इसे मैं 2r लिखूँगा क्योंकि कंप्लीटली एटम है, इसकी आर रेडियस इस साइड है, आर रेडियस इस साइड है। तो ये 4r जो रेडियस दिखाई दे रही है आपको कंप्लीटली मैंने ऐड की है। अब ये किसके बराबर होंगी, मैं इसे ए बोल देता हूँ, इसे मैं बी बोल देता हूँ, इसे मैं बी बोल देता हूँ, इसे मैं सी बोलकर इसे डी बोल देता हूँ। अब जो मेरी बात कर रहा हूँ मैं, जो 4r रेडियस है, मेरी 4r डिस्टेंस है वो ए और सी के बीच है। लेकिन ए सी क्या होगा इसे मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ। ये जो फेस मैं दिखा रहा हूँ वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, एक एटम इसके इस टाइप से अरेंज है। और ये जो मैंने दिखा रहा हूँ ये जो है ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, और ये आपको आर है, ये 2r है, ये आर है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए सी, और ए सी को आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको एक्चुअली पता है डी सी जो है आपका ए है, ए डी जो है आपका ए है। तो आपको क्लियरली ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इस टाइप का, और इस ट्राइंगल को आप अच्छे से जानते हैं। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो ए सी करना है। हमें डी सी और ए डी की वैल्यू पता है, तो आपको जानते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो अब ए सी का जो स्क्वायर होगा आपका वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर। जो आपका ए सी का स्क्वायर आया वो 2a स्क्वायर है, तो ए सी जो होगा आपका वो आएगा a√2। तो यहाँ से आपको पता है कि जो ए सी की वैल्यू है वो आपकी a√2 है। मतलब जो मैं यहाँ दिखाऊँ आपको एंड सी सी में, तो आपको जो 4r है वो बराबर है a√2 के। तो a और r का रिलेशन जो आपने एज सी सी एंड सी सी में करा है वो आपका आया है 4r = a√2। हमने 2 डिस्कस कर लिए हैं, हमने एंड सी सी की बात कर ली है, हमने एज सी सी की बात कर ली है। एज सी सी में आपने a बराबर 4r देखा, क्योंकि हमने एंड सी सी की बात की थी, तो एंड सी सी में आपने देखा 4r = a√2 आया है। इसके बाद हम बात करते हैं एफ सी सी की।
तो FCC का केस देखेंगे आपको सिमिलर दिखाई देगा NCC की तरह, क्योंकि और मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने FCC की बात की थी तो FCC में आपको पता था कि जो हमारी क्यूबिकल शेप थी कुछ इस टाइप की थी, इसके ईच कॉर्नर पर एटम होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ हमारे फेस पे भी होते हैं। तो अभी हमने जो NCC की बात की, हमने कोई एक फेस लिया था जिसके अपोजिट फेस पे हमने लिए थे एटम, तो एक कोई एटम ले लिया था जो हमने इस फेस पे था। और हम FCC की बात करेंगे तो FCC का भी सेम प्रोसीजर रहता है, इसके भी ईच कॉर्नर पर एटम होंगे, उसके साथ साथ हमारे जितने भी फेसेस हैं उस पर भी एटम होंगे। मैंने साइज छोटा कर दिया एटम को, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसके भी किसी एक फेस को लूँगा तो सिमिलर यही आएगा फेस, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि इसके दिखाता हूँ मैं 4 एटम अगर इस टाइप से दिखाऊँ तो ये 4 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके जो बीच का एटम है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो जो आपको NCC में अरेंजमेंट दिखाई दे रहा था किसी फेस का, वो सेम इसमें दिखाई दे रहा है। तो FCC में भी जो आपका अरेंजमेंट आएगा वो आएगा रिलेशन A√2 आएगा, मतलब 4R की जो वैल्यू होगी वो A√2 के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि आपका NCC और आपका FCC का जो रिलेशन है और AR का वो सेम है, वो है 4R = A√2। और यहाँ से आपको ये जो मैं A√2 की बात की है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बात की है फेज डायगोनल की, जो स्टार्टिंग में बात भी की थी। तो फेज डायगोनल था क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये फेज था, और इसको मैं अगर ऐड करता हूँ अपोजिट पॉइंट है ये A और C ऐड करता हूँ तो ये फेज डायगोनल है और इसकी वैल्यू है वो A√2 है। तो हमने बात कर ली है NCC की, HCC की और FCC की। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की और BCC की। तो BCC की बात करते हैं पहले। तो BCC में हमें पता है कि जितने भी एटम हैं हमारे टोटल 9, जो हमारे टोटल लेटेस्ट पॉइंट है उसमें जो 8 है वो हमारे सेंटर्स पे होंगे, एक जो होगा वो हमारा बॉडी सेंटर पे होगा। और बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो का काफ़ी अच्छे से ध्यान होगा, जब मैं बात की थी कि 4 एटम जो हमारे होते थे, मैं भी दिखा रहा हूँ साइज छोटा करके दिखा रहा हूँ, इस टाइप से थे वो, ये कुछ इस टाइप का हमारा BCC था। लेकिन अब एक्चुअल में अरेंजमेंट की हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि जब हमारे 4 एटम जो थे उसके बाद जब 5th एटम आता था, जो हमारे 4 एटम थे जो पहले इस टाइप से अरेंज थे, जो हमारा ए टाइप का अरेंजमेंट था, लेकिन जब 5th एटम आता था तो वो कुछ इस टाइप से ना रहकर जो अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप से हो जाया करता था। जो नीचे वाले हमारे 4 एटम थे वो अपने स्पेस से थोड़ा हट जाया करते, तो 5th एटम जो आता था वो इस टाइप से आता था। मतलब जो 5th एटम है वो 4 एटम जो हमारे पहले आ चुके हैं स्क्वायर में उनसे तो टच करता है, लेकिन वो जो पहले से टच कर रहे थे 4 एटम वो आपस में टच नहीं करते। तो BCC की हमने बात कर रहे हैं तो इस टाइप का होगा। इसमें अगर हम बात करें कि A और R का रिलेशन जो होगा, तो मैं अगर एक्चुअल में दिखाऊं तो एक्चुअल में आप देख रहे हैं राइट साइड में जो मेरा जो सेंटर वाला एटम है वो तो टच करेगा, जो भी 8 एटम है उनसे टच करेगा, जैसे आप देख भी रहे हैं राइट साइड में। तो जो सेंटर वाले के एटम की बात करूँ, अगर बोर्ड की बात करूँ तो इस एटम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस इमेज में आप देखेंगे तो सेंटर वाला एटम है वो जितने भी 8 एटम है उनसे टच कर रहा है, लेकिन जो 8 एटम है वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, अगर A और R का रिलेशन निकालेंगे तो अब आपको फेस डायगोनल से नहीं निकलेगा, क्योंकि फेस पे कोई भी एटम आपस में टच नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी हम बात करेंगे A और R रिलेशन की तो हम ऐसा अरेंजमेंट लेंगे जिसमें एटम आपस में टच कर रहे हैं। और टच करने की बात करेंगे तो जो सेंटर वाला एटम है वो टच कर रहा है। तो अब जो हम डायगोनल लेंगे वो बॉडी डायगोनल लेंगे। बॉडी डायगोनल मतलब अगर मैं बात इस अरेंजमेंट में करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा, जो कि एक एटम इस टाइप से दिखाऊंगा मैं, एक मैं बैक साइड का ले रहा हूँ तो फ्रंट साइड से आएगा, इस टाइप का दिखाई देगा अरेंजमेंट। मैं इसे अलग से दिखा देता हूँ आपको, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको राइट साइड में जो मैंने इमेज दिखाई उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप का होगा। जो एटम है सेंटर में वो कुछ इस टाइप का है। मैं आपको सेंटर, वो जो आपके कॉर्नर पे जो एटम है मैं उन्हें दिखा देता हूँ, और जो आपका सेंटर में एटम है वो कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए, वो कुछ इस टाइप का होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपका जो है बॉडी सेंटर है। इसकी जब आप बात करेंगे तो बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे डार्क किए देता हूँ अच्छे से। अगर आप बॉडी डायगोनल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपको अच्छे से पता है ये A वैल्यू है क्योंकि ये एज लेंथ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। वैसे आपको पता है ये R रेडियस है, ये भी R रेडियस है, ये 2R है, लेकिन आपको ये नहीं पता जो डायगोनल बना है एक नया, या अभी आपको नहीं पता, लेकिन जस्ट अभी आपने देखेंगे तो अभी फाइंड आउट किया था ये फेस डायगोनल है। इसे आप देखेंगे अच्छे से तो ये आपका फेस दिखाई दे रहा है बॉटम वाला, और ये उसका डायगोनल है, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये होती है A√2। तो इस फेस डायगोनल से आप इस वैल्यू को पता कर सकते हैं। इसमें नंबरिंग कर देता हूँ, A लिख देता हूँ, इसे B, इसे C। तो अब जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए AC की वैल्यू क्या होगी, और उसके लिए आपको
ए बी की पता होना चाहिए और बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो आपको दोनों पता है। तो इस ट्रायंगल से भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जो ए सी की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो ट्रायंगल है वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें कि हमारी ए सी और बी इस टाइप के हैं। ये हमारी ए वैल्यू है, ये अभी हमने फाइंड आउट की थी a√2 है, ये हमें पता करनी है। तो जो हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो ए सी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू ए है तो ए का स्क्वायर, और ये है a√2, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर चल रहा है अभी, लेकिन जब हम बात करेंगे ए सी की तो जो अंडर रूट है वो इस दोनों के ऊपर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा √3a। मतलब जो हमारी ए सी की वैल्यू है वो हमारी है √3a। ए जो है हमारा वो रूट से बाहर है। तो अब जो हम यहाँ से वैल्यू बताएंगे हम ए और आर के रिलेशन की, वो ए और आर का रिलेशन हमारा होगा, मैं अगर बात कर रहा हूँ BCC में, तो वो हमारा होगा 4r = √3a। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अभी हमने बात कर ली है NCC, HCC, BCC, FCC। FCC में और BCC में आपको ध्यान रखना है। बात करूँगा FCC की, तो FCC में जो हमारा 4r था = था हमारा a√2 के बराबर, जबकि BCC में बात करेंगे तो 4r बराबर था आपका a√3 के बराबर। आपको अच्छे से याद रखना है इसे। मैं एक बार फिर से जब कम्प्लीटली रिकैप करूँगा तो आपको अच्छे से फिर से बता दूंगा। तो अभी हमारा बेस केवल एक सिंपल क्यूबिक बचा है, उसे भी हम बात कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक में क्या होगा अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक में हम देखेंगे तो काफ़ी सिंपल है बताना। सिंपल क्यूबिक की शेप आपको पता है कि हमारे एक क्यूबिकल शेप होगी, उसके ईच कॉर्नर पे एटम है। तो सिंपल क्यूबिक की बात करें तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। एटम की बात करें तो कुछ इस टाइप से एटम होंगे हमारे, एक ये एटम है, एक ये एटम है, और भी मैं दिखा दूंगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर बात करेंगे तो इस एज लेंथ की बात करेंगे तो ये ए है और आर रेडियस ये है, आर ये है, तो यहाँ से देखेंगे तो 2r आ रहा है। तो सिंपल क्यूबिक के केस में आप देखेंगे कि ए बराबर 2r आ रहा है। तो जितनी भी हमारी यूनिट सेल थी हमने उसमें ए और आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। मैं रफ किए देता हूँ इसे और आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो जो हमने वैल्यू भी फाइंड आउट की है। तो हमने सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, HCC और NCC में ए और आर के रिलेशन को फाइंड आउट किया था। जो रिलेशन है आपको ध्यान रखने हैं, रटने नहीं है, आप इन्हें समझ के और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं तो सिंपल क्यूबिक की मैं बात करूंगा तो सिंपल क्यूबिक में जो हमारा था वो था a = 2r। मैं बात करता हूं BCC की, तो BCC में जो हमारा आया था वो था 4r = a√3। और आपको ध्यान भी रखना है कि जो a√3 वैल्यू थी वो अगर क्यूब की बात करते हैं तो ये बॉडी डायगोनल था, ये बॉडी डायगोनल था, और हमने a√2 जो वैल्यू आई थी वो हमारी फेस डायगोनल की आई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से इसे निकाल सकते हैं। जो हमारा रिलेशन था वो था a = 2r। BCC में था हमारा 4r = a√3। हम बात करते हैं FCC की, तो FCC में जो था हमारा, FCC में और हमारा जो था NCC वो दोनों में सेम था, आपको ध्यान रखना है। वो ये था 4r = a√2। और हमारा एक लास्ट था NCC का मैं बात करता हूँ, सॉरी HCC का मैं बात करूँ तो HCC का जो था हमारा वो 4r = था a। तो ये हमारे ए और आर के रिलेशन थे। इनसे हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो इनका यूज भी होना है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब लास्ट पोर्शन बचा है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा किसी भी यूनिट सेल में। तो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक को जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आए हैं, जब से हमने सॉलिड स्टेट को स्टार्ट किया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का उसके नियरेस्ट नेबर के जो एटम के नंबर के बराबर होगा। हम यूनिट सेल में भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में हमारा किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से। तो सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल क्यूबिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होगा। इसमें एक क्यूबिकल शेप है और क्यूबिकल शेप के जितने भी कॉर्नर हैं
उसके ईच कॉर्नर पे हमारे एक एटम प्रेजेंट है। जो मैं जो एटम दिखा रहा हूँ उनका साइज छोटा कर दिया है, इसलिए यहाँ से समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं राइट साइड में भी दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आपका अरेंजमेंट है सिंपल क्यूबिक का वो इस टाइप से दिखाई देगा। और मैं इस इमेज की बात करूँ, इसमें जो अरेंजमेंट दिखाया है इसमें इस एटम की बात करता हूँ तो इससे ये डायरेक्टली टच कर रहा है, क्योंकि साइज छोटा कर दिया तो इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप इस इमेज में देखेंगे, मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ, तो जो कॉर्नर वाला इस कॉर्नर की बात करूँ एटम की, ये इसे टच कर रहा है, इसकी मैं बात करूँ इसे भी ये टच कर रहा है और इस एटम को टच कर रहा है। मतलब ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये 3 एटम को टच कर रहा है। हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं हम, तो नियरेस्ट नेबर में इस एटम के देखते हैं तो एक एटम ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये है। लेकिन मैं इस यूनिट सेल की बात की तो एक हो सकता है कि यूनिट सेल इससे आगे भी हो, और जो आगे होगी वो इस टाइप से होगी। तो आने वाला जो एटम होगा उसकी डायरेक्ट टच में होगा, एक जस्ट इसके ऊपर भी होगी, यहाँ भी टच में होगा इसके, और एक इसके बैक साइड में होगी उसके भी टच में होगा। तो इस एटम की मैं बात करता हूँ कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो हम फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे कितने नियरेस्ट नेबर है। तो देखेंगे एक ये एटम है, एक ये एटम था, 3 एटम तो एक यूनिट सेल में थे, ये एक इसके राइट साइड में जो नई यूनिट सेल आएगी उसमें होगी जो होगी उसमें एक टच करेगा, एक अपर साइड में जो यूनिट सेल है उसके एटम को टच करेगा, और ये जो एक बैक साइड में है यूनिट सेल उसके एटम को टच करेगा। तो इसकी टोटल एटम जो फाइंड आउट करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि इस नियरेस्ट नेबर है वो हमारे 6 हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। मतलब कि अगर हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक में किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हमारा 6 होगा। अगर हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा समझना मुश्किल हो तो हम जो 3D अरेंजमेंट की हमने बात की थी मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारा 3D अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था कि जो हमारी ए टाइप की लेयर थी वो कुछ इस टाइप की थी, और आने वाला जो एटम था हमारा तो फ्रंट साइड से अप्रोच करता था या बैक साइड से अप्रोच करता था। जिसने भी ये अच्छे से 3D क्लोज पैकिंग को समझा होगा उसे बहुत अच्छे समझ आएगा कि हमारा अरेंजमेंट था वो ए टाइप का, 2D अरेंजमेंट था वो कुछ इस टाइप का था। अब जो आने वाला एटम था वो फ्रंट साइड से अप्रोच कर रहा था, और वो जो हमारे एटम के ऊपर जस्ट आता था तो हमें जो लेयर मिलती थी वो ए टाइप की लेयर मिलती थी, और ये इसे हमने बोला था ए टाइप का अरेंजमेंट जो हमारा 3D में था, और इससे हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिली थी। तो जो एटम थे वो जस्ट एटम के ऊपर अप्रोच करते थे, इस टाइप से आते थे, और ऐसा लगता था कि जो हमारी लेयर है वो अभी भी ए टाइप की है। जो अरेंजमेंट मिल रहा था इस अरेंजमेंट को हमने बोला था ए टाइप अरेंजमेंट, जो कि 3D में था, और इससे मिलने वाली हमारी यूनिट सेल थी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी। अब इससे मैं किसी भी एटम का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूँ, तो मैं एक कोई एटम सेलेक्ट कर लेता हूँ इससे, और कोई एटम मैंने सपोज ये सेलेक्ट कर लिया है, सपोज ये एटम सेलेक्ट किया है, तो इसको मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो मैंने बात की थी कोऑर्डिनेशन बताने के लिए आप नियरेस्ट नेबर देखेंगे, तो इस एटम के नियरेस्ट नेबर देखते हैं, तो एक इसका ये है, एक देखते हैं दूसरा ये, क्योंकि टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये 3, ये 4, क्योंकि अभी मैंने केवल सेकंड लेयर दिखाई। अब थर्ड लेयर जब फिर आएगी तो फिर से इसके ऊपर एक एटम आएगा, फिर से इसके ऊपर भी एटम आएगा, इसके भी आएगा, तो सबके ऊपर आएगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ केवल इस एटम की, क्योंकि इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके 4 एटम पहले सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब जो थर्ड लेयर आएगी उसका भी एक जो एटम आएगा इसके ऊपर वो भी इसको टच करेगा, मतलब जो 5th एटम आएगा वो जस्ट इसके ऊपर आएगा। और इस लेयर के भी पीछे की बात करूँ तो एक लेयर इसके पीछे भी है, उसका एक एटम टच करेगा। तो मतलब टोटल एटम की बात करूँ उसे टच करने वाले 4 एटम तो जो है इसके मतलब सराउंडिंग में जो है वो टच कर रहे हैं। एक जो थर्ड लेयर का आएगा वो टच करेगा, और एक इससे जो बैक लेयर में आएगी वो टच करेगा। तो इस एटम को टच करने वाले हैं वो 6 एटम है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो चाहे आप इस अरेंजमेंट से देख लीजिएगा या फिर इस अरेंजमेंट से देखेंगे, तो जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही आएगा। अब बात करते हैं हम BCC की। तो BCC में अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो स्ट्रक्चर वाला दिखाता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, या अरेंजमेंट से भी देखना अगर चाहेंगे आप तो उससे भी मैं दिखा देता हूँ कि किस से आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक का हमें पता चल गया है, सिंपल क्यूबिक में किसी भी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। BCC की अगर मैं बात करूँ तो BCC का कुछ इस टाइप से होगा। इसमें जो एटम होंगे वो ईच कॉर्नर पर होंगे, और कॉर्नर के साथ साथ हमारे एक जो एटम था वो सेंटर पे था, वो इस टाइप से था। इससे अगर मैं समझाऊँ तो थोड़ा कम समझ आएगा, इसके मैं राइट साइड में दिखाऊँ तो आप अच्छे से देख लेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, इसमें भी फिर से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सेंटर वाला एटम है ये जितने भी एटम है कॉर्नर पे उन सबसे टच करेगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। आप राइट साइड में भी देख सकते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आप इसे देखेंगे कितने एटम से टच कर रहा है। तो 4 एटम जो अपर साइड वाले हैं इनसे भी टच करेगा, जो नीचे वाले 4 एटम है इनसे भी टच करेगा। मतलब इसका जो टच करने वाले एटम है 8 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा
8। तो ये BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी एटम का वो हमारा 8 होगा। तो इस सेंटर में जो एटम है उसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना आसान है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसे 8 एटम टच कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। लेकिन जब आप किसी भी कॉर्नर के एटम की बात करें, सब इस एटम की बात करें, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा फाइंड आउट करना, कि ये जो एटम है ना तो इसे टच कर रहा है, ना इस वाले को टच करता है, ना इसे टच करता है, फिर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है वो कैसे आएगा। आप अगर 3D में देखते हैं, जिसमें राइट साइड में दिखा रहा हूँ, तो कोई भी अगर कॉर्नर का एटम है वो आपस में किसी को टच नहीं करेगा, लेकिन जो सेंटर में एटम है इसे जरूर टच करेगा। तो आप देखेंगे कि जब ये कॉर्नर वाला एटम सेंटर वाले को टच कर रहा है, और मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैं और भी टर्म आपको डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि जो सेंटर जो कॉर्नर पर एटम होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन था 1/8 था। जो कंट्रीब्यूशन 1/8 इसलिए था कि जो कॉर्नर पर एटम होता है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो 8 यूनिट में होता है। अभी आपको रिकैप करके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो कॉर्नर पर एटम है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो 8 जो हमारी यूनिट सेल है उसमें होगा। तो जब इस यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो इस यूनिट सेल में एक एटम को जब टच कर रहा है, तो जब इसकी बात करूँगा मैं एटम की, तो ये 8 और भी जो 7 और एक तो ये मैंने बात कर ली है, 7 और भी ऐसी यूनिट सेल होंगी जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें भी जो सेंटर एटम होगा उसे भी टच करेगा। तो इस हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी 8 हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिपीट किए देता हूँ कि इस कॉर्नर वाले एटम जब आप बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आपको पता है 3D अरेंजमेंट से आपको दिख रहा है कि ये जो एटम है ये किसी भी एटम को टच नहीं कर रहा है, लेकिन सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है। मतलब ये कि कोई भी BCC में जो कॉर्नर का एटम है वो एक एटम को टच करेगा, वो भी सेंटर वाले को टच करेगा। लेकिन अभी हमें पता था कि जो भी एटम सेंटर पर मतलब कॉर्नर पर होता है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो 8 यूनिट सेल में होता है। जब हमने बात की थी और भी जो टॉपिक्स थे उनकी बात कर रहे थे तो हमने देखा था, जब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम की बात कर रहे थे तो जो अरेंजमेंट हमने बनाया था उसमें देखा भी था कि जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो 8 यूनिट में होता है। तो हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं यूनिट सेल की BCC की, तो एक जो कॉर्नर वाला एटम है वो एक एटम से टच कर रहा है। तो जब ये और भी 7 यूनिट सेल जो होंगी उसमें भी इन्वॉल्व होगा और उनके भी सेंटर को टच करेगा, तो टोटल टच करने वाले एटम इसके जो होंगे 8 होंगे। इस हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी 8 होगा। इस हिसाब से हम और भी जो हमारे एटम है उनका भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली है BCC की, हमने बात कर ली है सिंपल क्यूबिक के एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। अब हम बात करते हैं FCC की। FCC यूनिट सेल की बारे में बात करूँ तो FCC की यूनिट सेल थी वो कुछ इस टाइप से थी। इसमें एक हमारा क्यूब था, क्यूब के ईच कॉर्नर पर हमारे एटम थे और उसके साथ साथ हमारे फेस पे भी थी। तो इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ किसी भी एटम के, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको 3D अरेंजमेंट की बात करता हूँ। 3D अरेंजमेंट में बता दूँ तो ये जो FCC है हमारा वो यूनिट सेल था CCP का, और जो CCP था उसे हमने ABC टाइप अरेंजमेंट बोला था। आपको 3D में याद होगा जब हमने बात की थी। तो उसके लिए बता दूँ कि इस टाइप का अरेंजमेंट था कुछ, कि एटम्स हमारे इस टाइप से अरेंज थे। आप प्रीवियस वीडियो को में देख सकते हैं कि हमने किस टाइप से दिखाया था इसे। तो ए लेयर बोला था मैंने इसे, और ए लेयर में मैं किसी एटम को जो कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस एटम को सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कितने एटम मेरे टच कर रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं, मैं इसे अलग से मेंशन कर देता हूँ। तो जो इसमें टच करने वाले एटम हैं वो 6 हैं इस टाइप से। इस एटम की बात कर रहा हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो टच करने वाले एटम यहाँ 6 दिख रहे हैं ए लेयर में। फिर हमने बात की थी कि जब सेकेंड लेयर आई थी भी, जब हमने ट्रायंगुलर बॉइड को ओवरलैप किया था, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आपको मिला था। आपको ध्यान होगा कुछ इस टाइप का जब अरेंजमेंट आपको मिला था, तो आप देखेंगे जब इस एटम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी जो एटम सेलेक्ट किया था ये एटम सेलेक्ट किया था। इससे टच करने वाले एटम जो थे वो 6 थे। एक ये था, ये था, ये और ये मैंने सेलेक्ट कर ली थी। 6 एटम थे। इसके ऊपर जो बी लेयर आई है, आपको बी लेयर में दिखाई दे रहे होंगे कितने एटम को टच कर रहा है। तो इस एटम को टच करने वाले एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। मतलब ये 3 एटम आपको इस ट्राइंगल में दिखाई दे रहे हैं, बी लेयर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी इस एटम को टच कर रहे हैं। इसके ऊपर अब जो लेयर आएगी C, लेकिन उस लेयर का इस वाले एटम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूँ जब C लेयर आएगी उसके बाद फिर से ए लेयर आएगी। तो मैं बात करूँ जब जो ए लेयर की मैंने बात की उसके पीछे भी एक लेयर होगी और वो C लेयर होगी। और C लेयर में आपको ध्यान था C लेयर का जो ट्राइंगल था वो जस्ट अपोजिट था B लेयर के तरह। तो जो C लेयर का जो ट्राइंगल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। आप अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं रिकैप करके, या अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमने अरेंजमेंट ABC दिखाया था। तो जो C लेयर होगी वो भी बिल्कुल B लेयर की अपोजिट थी, और उसमें जो एटम थे 3 एटम वो इस एटम को टच करेंगे। तो इस एटम की बारे में बात करता हूँ तो इससे 6 एटम तो ये टच कर रहे हैं जो इसी लेयर में है। 3 एटम इसके बी लेयर के टच करेंगे और 3 एटम C लेयर के टच करेंगे जो उससे पीछे होंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो
बात करूँ मैं, इसमें कितने एटम टोटल हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एटम इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसमें 12 एटम टच कर रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। तो FCC में किसी भी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। तो सिंपल क्यूबिक की हमने बात कर ली है कि सिंपल क्यूबिक में किसी भी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, BCC में 8 होगा और हमारा FCC में जो होगा वो 12 होगा। तो जितने भी टॉपिक हमने आज बात करी थी सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमने क्रिस्टल लैटिस की बात कर ली थी, यूनिट सेल की बात कर ली। यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम की बात कर ली कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बॉडी सेंटर पे कितना होगा, फेस सेंटर पे कितना होगा और एज सेंटर पे कितना होगा। जेड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी कि हमारा जो सिंपल क्यूबिक होगा उसके लिए 1 होगी, BCC के लिए 2 होगी, FCC के लिए 4 होगी, और भी हमारे जो भी यूनिट सेल थे हमने उसके लिए फाइंड आउट कर लिया था। ए और आर का रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया था। हमने बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल की भी हमने बात कर ली थी कि फेस डायगोनल हमारा A√2 है और बॉडी डायगोनल हमारा A√3। आपको याद रखना है, इससे आपको जो रिलेशन थे थोड़ा आसान होगा। लास्ट हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि सिंपल क्यूबिक का हमारा 6 होगा, BCC का 8 होगा और FCC का 12 होगा। तो ये सारी टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की और हम डेंसिटी के क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।